नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 3 फरवरी 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा टारगेट है 3 आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस करना और बाकी 2 आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ में समझना। एक आर्टिकल तो रहेगा ये द बजट्स बैलेंस, कि अभी जो बजट आया है उस पर NK सिंह जो कि 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, तो उनके द्वारा क्या बातें यहाँ पर ओपिनियन में दी जा रही हैं, जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। दूसरा आर्टिकल रहेगा जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कि मालदीव में अभी एक एंटी इंडिया प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उस मूवमेंट को या इस तरीके के मूवमेंट को रोकने के लिए मालदीव की जो सरकार है वो एक बिल अभी जो है वहाँ की पार्लियामेंट में पारित कराने की कोशिश करेगी आज। तो इस केस में यहाँ पर एडिटर अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आप कैसे रोक सकते हो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, जानेंगे इस मुद्दे को। और एक ही आर्टिकल रहेगा द क्लाइमेट कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए 2022 का जो ये बजट आया है उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि हम AI पे फोकस करेंगे, पर इसकी क्लाइमेट कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को जानेंगे। बाकी दो हमारे जो आर्टिकल्स हैं उन पे हम देखेंगे कि रूरल इकोनॉमी और इसके अलावा जो पुअर्स हैं उनको इग्नोर किया गया है बजट के द्वारा, तो एक बार इन पर भी हम नज़र डाल देंगे जो कि आइडिया पेज पे दोनों आर्टिकल्स हैं। तो चलिए देखते हैं 3 आर्टिकल्स को तो डिटेल में एक एक करके। फर्स्ट आर्टिकल है टॉक इट आउट। देखो, इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि मालदीव में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की अभी सरकार चल रही है। तो इस केस में इंडियन ओशियन का ये जो आइलैंड कंट्री है यहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें मेन फोकस है इंडिया पे। एंटी इंडिया मूवमेंट चल रहा है, या फिर आप इसको कह सकते हो इंडिया आउट मूवमेंट। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ की जो सरकार है, जो रूलिंग पार्टी है MDP, वो अभी क्या करना चाह रही है कि जो भी फॉरेन पॉलिसीज़ अभी करंट सरकार के द्वारा बनाई जा रही है मालदीव में, तो उसकी वजह उसको कहीं पर भी प्रोटेस्टर अगर प्रोटेस्ट करते हैं, अगर विरोध करते हैं रोड पे उतर के, तो बोलो उसकी वजह से कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी को एक खतरा हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए एक बिल है, उसकी ड्राफ्टिंग हो चुकी है, जिसमें ये टारगेट होगा कि जो भी इस बिल का वायलेशन करेगा, दैट मीन्स कि जिस भी फॉरेन कंट्री के साथ में मालदीव के फ्रेंडली रिलेशन है और उस फ्रेंडली रिलेशन वाले कंट्री के खिलाफ में अगर मालदीव में अगर विरोधी लोग जो हैं वो एक तरीके से कोई भी मूवमेंट चलाते हैं, तो उनको पीनलाइज किया जाएगा, उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी, लीगल एक्शन लिए जाएंगे। तो ऐसे में इंडिया आउट मूवमेंट जो चल रहा है उसको रोकने के लिए ये कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है मालदीव में। तो ये कारण, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है एक तो लगातार जो मिलिट्री फुटप्रिंट्स हैं मालदीव की सॉइल पे इंडियन मिलिट्री की, वो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों के लिए कंसर्निंग है कि क्यों इंडियन कोस्ट गार्ड या इंडियन मिलिट्री है वो लगातार यहाँ पर मालदीव में आ जा रही है, या फिर यहाँ पर वो लोग आके सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ के लोगों को इनसिक्योरिटी हो रही है, एक तो पॉइंट ये है। दूसरा अगर देखें तो ये ज़्यादा वहाँ के लोगों के लिए एक कहते हैं ना कि ये जो फील है इसको और ज़्यादा एंट्रेंचमेंट कैसे मिला, और ज़्यादा इसको एक डेप्थ कैसे मिली, क्योंकि फरवरी 2021 में इंडिया और मालदीव की सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स का एक बेस तैयार करना है उथुरू थिलाफालू अटोल एक तरीके से क्या होती है, कोरल रीफ से बनी हुई आइलैंड होता है जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सर्कुलर होता है जिसमें बीच में पानी और चारों तरफ पानी होता है। ठीक है, तो ये जो आइलैंड है जिसका नाम है उथुरू थाइलाफालू, ठीक है, यहाँ पर इंडिया के द्वारा मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्सेस के लिए बेस तैयार किया जाएगा। तो इस केस में यहाँ पर प्रेजेंस किसकी हो गई? इंडिया की। इसके अलावा इंडिया के लिए जब इब्राहिम मोहम्मद सोली जो करंट प्रेसिडेंट है मालदीव के, जब उनका इलेक्शन हो गया था और वो प्रेसिडेंट बन गए थे 2017 में, तब उन्होंने आते ही सबसे पहले इंडिया फर्स्ट पॉलिसी अपनी डिक्लेयर की थी फॉरेन पॉलिसी में। मतलब इसके पहले की परिस्थिति कुछ उल्टी थी जिसको बिल्कुल इन्होंने यू टर्न कर दिया। पहले क्या अब्दुल्ला यमीन का रिजीम था ना, तो उस टाइम पर चाइना पर ज़्यादा फोकस रहता था मालदीव का, वो प्रो चाइनीज़ था, है ना, वो प्रो चाइनीज़ थे। उनकी प्रेसिडेंसी के टाइम पे चाइना का बहुत ज़्यादा प्रेजेंस थी। पर फिर जैसे ही ये जो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की जो सरकार आई 2017 में, तब से अगर आप देखो तो अभी वहाँ पर इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पे काम किया जा रहा है। और उसके बाद में इंडिया ने
$500 मिलियन का एक एग्रीमेंट भी फाइनलाइज किया मालदीव के साथ में, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ये अपने आप में अगर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में डीलिंग की बात करें तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अभी तक का, ठीक है ना। तो इस केस में मुद्दा क्या आ गया कि एक तरफ तो यहाँ ये उथुरु थाइला फैलू प्रोजेक्ट और एक ये हो गया ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर इंडिया की प्रेजेंस बढ़ गई। अब होता क्या है कि पिछले 2 सालों में जो अब्दुल्ला यमीन जो कि पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे मालदीव के, उनको अंडर हाउस अरेस्ट रखा गया था अब ये जो इब्राहिम सोले वाली सरकार है उसके द्वारा, कि भाई इन्होंने बहुत सारा पैसों का गबन किया, मिस अप्रोप्रिएशन किया, तो ऐसे में इनको अंडर हाउस अरेस्ट रखा गया। अब क्या है कि वहाँ की जो कोर्ट है, कोर्ट ने अब्दुल्ला यमीन को फ्री कर दिया। फ्री करने के बाद में ये अब्दुल्ला यमीन जो कि प्रो चाइनीज़ है, उन्होंने सरकार के खिलाफ में एक मुहिम छेड़ रखी है कि इंडिया के इंटरेस्ट को फुलफिल करते करते बोले मालदीव को कहीं ये सरकार बेच ना दे, इस तरीके का सिनेरियो वहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट है उसको और ज़्यादा हवा मिली हुई है। तो ऐसे में ये जो प्रोटेस्ट है इसको रोकने के लिए वहाँ की पार्लियामेंट, मालदीव की पार्लियामेंट जिसको मजलिस बोला जाता है, वहाँ पर आज के दिन मीटिंग होगी और ये बिल है वो लाया जाएगा कि मालदीव की सरकार के द्वारा जो भी फॉरेन पॉलिसी बनाई जा रही है उसके खिलाफ में कोई भी प्रोटेस्ट करेगा तो उसके खिलाफ में पेनल्टीज़ लगाई जाएगी। तो एडिटर है यहाँ पर इसको बोल रहे हैं, बोले ये बहुत गलत है, इल एडवाइज्ड है, यहाँ पर आपने सोच समझ करके नहीं चलने की कोशिश की, कारण कि ये एक तरीके से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही है। आप देखो मालदीव की जो MDP पार्टी जिसकी रूलिंग चल रही है, दैट इज़ मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, तो बोले अपनी खुद की जो फिलॉसफी है उसी को समझो, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कि विरोध करने का एक विरोध जो है वो इसी के अंडर में आता है, पर अगर पीसफुली विरोध किया जाए तो कोई इशू भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऐसे में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आप सप्रेस करने की बात कर रहे हो, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर देगी वहाँ की डेमोक्रेसी के लिए। दूसरा, वहाँ पर अगर एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं तो आप उनके साथ नेगोशिएट करो, डायलॉग तो करो, कम से कम बातचीत करो कि कारण क्या है कि क्यों वहाँ के लोग जो हैं वो इंडिया के खिलाफ इतनी आवाज़ें कर रहे हैं। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मालदीव में 30,000 से ज़्यादा इंडियंस हैं वो रहते हैं, और उन 30,000 इंडियंस की लाइफ एकदम खतरे में चली जाएगी अगर इस तरीके से कानून बनाया जाता है। और इस कानून बनने के कारण आपको पता है विरोधी जो है वो सीधे से अगर इंडिया आउट मूवमेंट कर सकते हैं तो इंडिया को ही दिमाग में लेंगे कि इंडिया के दबाव की वजह से वहाँ की मालदीव की सरकार ने इस तरीके का कानून बनाया। तो हमें ये चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए और मालदीव की सरकार को भी सोचनी चाहिए कि इंडिया के जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको कितना नुकसान हो सकता है अगर इस तरीके का कानून बना दिया जाएगा। तो ऐसे में प्रोटेस्टर्स के साथ में इंगेज करना ज़रूरी है, साथ में ट्रांसपेरेंट मैनर में जो भी ये प्रोजेक्ट्स की बात की हमने ऊपर, ठीक है ना, उन प्रोजेक्ट्स को ट्रांसपेरेंट मैनर में पब्लिक डोमेन में रिलीज़ करो कि क्या इनमें डीलिंग हो रही है, किसका कितना स्टेक होगा, इंडिया का क्या रोल है, जिससे कि लोगों को कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। इसके चलते अगर आप एक तरफा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सप्रेस करने की कोशिश करोगे तो डेमोक्रेसी का तो मर्डर है ही, पर साथ साथ में वहाँ पर जो एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इंश्योर हो रही है अलग अलग कम्युनिटीज़ की, वो भी खतरे में आ जाएगी, ठीक है ना। तो MDP को अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए या पॉलिटिकल इंटरेस्ट को साइड में रखते हुए फोकस करना चाहिए अपनी नेशनल इंटरेस्ट पे कि हाँ भाई पूरे राष्ट्र के लिए और देश के लोगों के लिए क्या अच्छा हो सकता है, उस पर काम किया जाए। तो ये है हमारे पड़ोसी देश की इंटरनल इशू जिसमें हम भी इन्वॉल्व हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द क्लाइमेट कॉस्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिकल को लिखा है त्रिशा रे ने। देखो अभी देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात बहुत होती है और वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे काम करना, ऑटोमेशन लेकर के आना, मशीन लर्निंग पे फोकस करना, ये कॉमन वर्ड्स हैं आज के टाइम की अगर बात की जाए तो इसी चीज़ पे ध्यान देते हुए हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने जो बजट स्पीच दिया है अभी 2022 का बजट स्पीच, उसमें भी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक सनराइज टेक्नोलॉजी के तौर पे कंसीडर किया है। सनराइज टेक्नोलॉजी का मतलब कि एक ऐसी तकनीक जो कि आने वाले वक्त में हमारी इकोनॉमी को बहुत आगे ले जाएगा। साथ में ये भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को असिस्ट करेगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आप जानते हो कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो कि लंबे समय तक लगातार बनी रहें। तो ऐसी परिस्थितियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस और साथ में
इकोनॉमी को या हमारे कंट्री को मॉडर्नाइज करना, लेटेस्ट मशीनरी या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर हम अपने आप को अपग्रेड करें, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहे, इस पर फोकस किया गया है बजट स्पीच में। तो ऐसे में हमारी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, ग्लोबली कॉम्पिटिटिवनेस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसमें इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। तो प्लस पॉइंट्स तो ऊपर हो गए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जो हमारा खुद का एक सपना है कि हम वाकई में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ में compete करें, है ना। इसके अलावा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पर आए, सस्ते में हम प्रोडक्ट बेचें, वो वाली चीज़ें। तो बोले इसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट है ना, वो कम नहीं है। तो थोड़ा हमें इस चीज़ को समझना होगा कि एक जो टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, ग्रोथ, सिक्योरिटी, इन सबको तो हम ध्यान में दे रहे हैं, इसीलिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस भी कर रहे हैं, पर इसकी कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ेगी एक बार हमें उसको समझना होगा। कारण कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट को अगर हमने एसेस नहीं किया तो फिर आज का जो डेवलपमेंट है, आज की जो टेक्नोलॉजी है, वो हमारे लिए हो सकता है आने वाले टाइम पे डिजास्टर साबित हो जाए। तो देखो, आज के टाइम पे एक रेस होड़ सी लगी पड़ी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन आगे बढ़ता है। बट अगर रियल सेंस में देखा जाए तो जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, कुछ डेवलप्ड इकोनॉमीज, ठीक है, जिसमें वेस्टर्न इकोनॉमीज आ गई या फिर ईस्ट एशियन इकोनॉमीज की बात कर लो, ठीक है, जिसमें ताइवान, जापान, चाइना, इनकी बात हम कर सकते हैं। तो इनमें क्या है कि ज़्यादातर जो एडवांटेज हैं वो डेवलप्ड इकोनॉमीज को ज़्यादा हो रहा है, नुकसान जो है वो बचे हुए जो डेवलपिंग या फिर जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं या पुअर कंट्रीज हैं उनको उठाना पड़ता है। आज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितना पैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे खर्च किया जाता है ना, उसका लगभग 3/4 75% के लगभग खर्च जो है वो नॉर्थ अमेरिका और ईस्ट एशिया से ही किया जा रहा है। तो आप देख लो, इंडिया का कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा नहीं है अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ठीक है। इसके अलावा जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उस पर, या फिर जो पेटेंट्स लिए जा रहे हैं, कोई नई रिसर्च की जा रही है, नया कोई प्रोटोटाइप तैयार कर दिया, नया कोई मॉडल तैयार कर दिया, उसके लिए उन्होंने अपने राइट्स प्रोटेक्ट कर लिए, या कोई पेपर रिसर्च के रिसर्च पेपर है उसको पब्लिश कर दिया। तो बोले इन पे ज़्यादा फोकस किसका है? नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ और साथ में ईस्ट एशिया का। तो इस केस में हमें समझना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड अगर हम गवर्नेंस को प्रमोट करें कि सरकार जो है अपने काम बड़े आसानी से और बड़े एफिशिएंटली डिलीवर कर सके वेलफेयर के लिए, तो इस केस में हमें रियलिटी को समझना होगा। कारण क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेस है वो कहीं ना कहीं इन इक्विटी पे बेस्ड है। दैट मीन्स समानता या समता नहीं है, बहुत ज़्यादा गैप्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देखो, जो टेक फ्लुएंट का मतलब हो गया टेक्नोलॉजी में जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात करो, जो कि डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में काम करते हैं, ठीक है। तो उस केस में आप बताओ कि वो कितना ज़्यादा फेवरेबल है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। एक गरीब को कितना फ़ायदा मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना कि एक अमीर को मिल रहा है, राइट। या फिर जो कह दो कि जो शहरों में रह रहे हैं उन लोगों को कितना फ़ायदा मिल सकता है जितना, क्या उतना का उतना फ़ायदा क्या गाँव में रहने वाले लोगों को मिलेगा। तो इन चीज़ों को हमें समझना होगा। तो ऐसे में कुछ भी रेगुलेशन, कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम अगर फॉर्मुलेट करें तो हमें हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ को तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, राइट। हम जो इंटरनेशनल बॉडीज़ की बात करते हैं जो कि प्रमोट करती हैं कि हाँ जी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए रूल्स फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत है हमें, ठीक है, कॉपरेशन लाना चाहिए, पर उसके लिए हमें हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को तो समझना ज़रूरी है। और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजिकल बेस को हम और इंक्रीज़ करेंगे तो इसका कितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज पे इफ़ेक्ट आएगा वो हमें समझना होगा। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो इसमें एनर्जी कंजम्पशन कितना ज़्यादा हो सकता है आपको भी पता है, और टेक्नोलॉजी का नाम ही ऐसा ही कुछ है कि जैसे जैसे हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे वैसे वैसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, राइट। आज अगर देखें तो 2020 का एक एस्टिमेट बताया जा रहा है कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके द्वारा जितना ग्लोबल कार्बन एमिशन हुआ है ना, मतलब जितना भी ग्लोबल कार्बन एमिशन हुआ है 2020 के टाइम पे, उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का कंट्रीब्यूशन कितना रहा है? 1.8 से 6.3% तक। तो ये तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। आपको पता है एलन मस्क, ठीक है, टेस्ला के ऑनर या फिर कह सकते हो टेस्ला के मेन प्रोमोटर या स्पेसएक्स के मेन प्रोमोटर, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में $1 बिलियन तक एक बार इन्वेस्ट किया था, याद हो तो आपको वो किस्सा,
ठीक है, और उन्होंने अगले ही 1 या 2 दिन में उन्होंने विड्रॉ कर लिया था पूरा अमाउंट। क्यों? कि उनको पता पड़ा कि क्रिप्टो करेंसीज हैं वो सारी की सारी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट करेंगी, और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट करेंगी तो बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, कितना ज़्यादा कार्बन एमिशन होगा, कितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग को वो बूस्ट कर देगा। तो यही चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमें समझने की ज़रूरत है। और आगे राइटर ये बताना चाह रही है कि जिस तरीके से बजट में स्टेटमेंट दिया गया है, उस तरीके से आर्टिफिशियल का इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट और उसका अडॉप्शन ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट जो है कौन सी डेवलपिंग कंट्रीज़ की, लाइक इंडियन गवर्नमेंट, तो वो फोकस कर रही है केवल और केवल सिल्वर बुलेट्स पे, सिल्वर लाइंस पे, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे कितने हैं। पर इसकी अगर ग्रे जोन देखी जाए, नेगेटिव साइंस हैं वो देखे जाएं, या सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हो सकती है, एनवायरमेंटल इश्यूज हमें कितना हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी लिंक्ड जो एमिशंस हैं वो कितने बढ़ जाएंगे आने वाले दशकों में, तो उनको हमें समझने की ज़रूरत है। हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंडिया भी क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा वल्नरेबल कंट्री है। कितने ज़्यादा हमारे डिजास्टर आते हैं, फ्लड्स आ गए, ड्रॉट्स आ गए, ठीक है, तो इन चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो सस्टेनेबिलिटी की अगर बात की जाए ना, तो जब भी कभी पॉलिसी पे हम फोकस करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो एथिकल इश्यूज है ना, उनको हमें समझना पड़ेगा। एथिक्स क्या कहती है कि भाई ओवरऑल सोसाइटी के लिए बेनिफिट क्या है आपके लिए। जैसे हम यूटिलिटेरियनिज्म की हम बात करते हैं, क्या कहता है यूटिलिटेरियनिज्म? कि भाई 2 जनों के फायदे के चक्कर में आप 100 जनों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हाँ, 100 जनों का अगर फायदा होता है और 2 जने उस चीज से खुश नहीं है, तो हमें वो चीज करने में हिचकना भी नहीं चाहिए। पर फोकस क्या है, ज्यादा लोगों का फायदा किस में होता है, समझ रहे हो? तो यूटिलिटेरियनिज्म भी इस चीज के लिए हमें पुश कर रहा है कि ज्यादा ध्यान ये दो ना, हमारी जनता को किससे फायदा है, किससे नुकसान है। 2021 में नवंबर की बात है, जब यूनेस्को ने रिकमेंड किया था कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्या एथिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए, ठीक है, तो उनको हमें समझना होगा। कारण, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अगर प्रमोट होता है तो फिर एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी आएंगे। भाई पॉल्यूशन तो डेफिनेटली क्रिएट होगा अगर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है तो इसके लिए कार्बन फुटप्रिंट्स पर ही हमें केवल फोकस करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्लस या माइनस नहीं कंसिडर करना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, उनको समझना होगा। आज अगर वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें, जैसे अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट, फेसबुक जिसको मेटावर्स बोलने लग गए, मेटा, ये बात तो करती हैं कि हम भी नेट जीरो पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, बट ये जो है ये केवल सुपरफिशियल बातें हैं, ऊपरी फौरी तौर पे बातें की जा रही है। एक इन डेप्थ अगर देखा जाए तो ये सारी कंपनीज ऑपरेट कैसे कर रही है, सारा का सारा एनर्जी कंजम्पशन बेस्ड। तो ये तो वैसे ही इनका कार्बन फुटप्रिंट इतना ज़्यादा है जिसकी हद नहीं है। ये केवल और केवल गुमराह करने के काम करने की बातें करती हैं। तो ऐसे में ये बातें जो की जा रही है नेट जीरो की पॉलिसी की, इन कंपनियों के द्वारा या अलग अलग सोवरन कंट्रीज के द्वारा, वो साइन तो अच्छे हैं, पर क्या रियल में ये काम गहराई तक कर पाएंगे? क्लाइमेट चेंज पॉलिसी की बात कर लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो गवर्नेंस है उसकी बात कर लो, वहाँ पर इक्विटेबिलिटी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सीधी सी बात है, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे भी जो ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज थे उन्होंने रिसोर्सेज को बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लॉइट किया। एग्जैक्टली वैसा ही कुछ अभी चल रहा है, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज को ज़्यादा फायदा होगा बजाय कि डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के। तो ऐसे में सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है वो देखना ज़रूरी है। क्योंकि आज अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस किया जाता है तो वो हमारी सोसाइटी में जो लोग पैसे वाले हैं बोलो उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हमारी पूरी वर्ल्ड की अगर बात करें तो जो कंट्रीज़ एडवांस्ड हैं उन कंट्रीज़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो एक पॉइंट तो ये बता रहे हैं। दूसरा कि करंट अगर हम देखें जो एफर्ट्स या फिर जो भी कोशिशें की जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाइमेट के बीच में जो रिलेशन है उसको हम कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं, उसमें अभी भी ज़्यादा फोकस डेवलप्ड कंट्रीज ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको इससे फ़ायदा भी है और साथ में उन्हीं को इस चीज़ पर जिम्मेदारी भी उठानी पड़ रही है। तो सवाल ये है कि हम क्या आगे कर सकते हैं। तो देखो, क्लाइमेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच का जो रिलेटिव रिलेशन है ना, ये जो नेक्सस है, इसको हमें समझना होगा। इस चीज़ को हमें, एक कहते हैं ना कि अभी तक जो स्टडी हुई है ये इतनी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं की गई है हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो ठीक है। तो एक ट्रांसपेरेंट मैनर में पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए। क्या नुकसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करने की वजह से हमें लॉन्ग टर्म में उठाना पड़ सकता है, वो भी हमें समझना होगा। और साथ में क्लाइमेट इम्पैक्ट को तो हमें देखना ही होगा।
इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो इस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं कि टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ हमारी प्रायोरिटी है। तो हम इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो क्लाइमेट कॉस्ट हमें उठानी पड़ेगी, जो नुकसान हमें हर्जाना देना पड़ सकता है, उसे हमें भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फोकस होना चाहिए किस पे? बिल्ड अप बेटर। कुछ ऐसा बनाओ जिससे कि आने वाले वक्त पर हम आज के वक्त की अगर कंपैरिजन देखें तो हम कहीं ना कहीं ये ना सोचें कि भाई वो उस दिन गलत डिसीजन ले लिया था। ठीक है ना? तो वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जो UNFCCC के अंडर में क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे कमिटमेंट्स हैं उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, उन पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, और जो सोसाइटी में सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं उनको भी हमें पहले क्लियर करना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, आपको पता है डिजिटल डिवाइड जो है वो फिर मुश्किलें पैदा कर देगा कि भाई जो जिनके पास में डिजिटल एक्सेसिबिलिटी है उनको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, नहीं हो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी है वो वैसे ही माइनस हो गए, वैसे ही कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उनको। ये चीज़ आ रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अगर हम काम करना चाहें तो हमें किन किन कंटेक्स्ट पे सोचने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी डिटेल गेन करनी है, कारण क्योंकि इस पे आपको पूरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अभी तक इंडिया ने कौन कौन सी स्कीम्स चला रखी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर आपको पता होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 उस पर जो बात होती रहती है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले पॉइंट के ऊपर आप डिटेल में स्टडी कर लेना। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट आर्टिकल है द बजट्स बैलेंस। देखो अभी जो आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे बजट से रिलेटेड हैं, और बजट का हमने देखो डिटेल में कल डिस्कशन कर भी लिया था। तो कुछ पॉइंट्स हैं नए मिल सकते हैं, बाकी मैक्सिमम हो सकता है कि रिपीट ही हो रहे हो पॉइंट। तो देखते हैं। NK सिंह जी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है, ये 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि सरकार के द्वारा या फिर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा जो बजट अभी पेश किया गया है वो सारी चैलेंजेस और सेंसिटिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए सोच समझ करके बनाया हुआ एक बजट है। साथ में 5 राज्यों में इलेक्शन होने के बावजूद भी सरकार ने पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फोकस किया तो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ पर ही दिया है। इसमें सरकार के द्वारा अपनी तरफ से जो आरबीआई का रोल था उसको अपनी तरफ से जितना करना था इख्तियार करवा दिया कि भाई अकोमोडेटिव पॉलिसीज़ बनाई, मॉरेटोरियम दे दिया कि जो भी कॉरपोरेट्स हैं उनके ऊपर कर्जा बहुत था तो उस केस में उन्होंने बहुत रिलैक्सेशन भी दे दिया कि 4 साल में आप रिटर्न दे सकते हो। वो सारा जो रिलैक्सेशन था मतलब किसी भी तरीके से 4 साल क्या मतलब रिलैक्सेशन दिया गया। EMI अगर टाइम पे नहीं दे पाए तो उनको फिर NPAs में कन्वर्ट होने से बचाया। तो ये सारे जो चीज़ें थी ये मॉनेटरी पॉलिसी की थी, पर मॉनेटरी पॉलिसी की एक लिमिट होती है। जब बात आ जाती है कि हमें हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो जब रोल फिस्कल पॉलिसी को प्ले करना होता है तो वहां पर अकेली मॉनेटरी पॉलिसी कुछ करे ये चीज़ कहीं ना कहीं बेमानी हो जाती है। तो अब रोल आ जाता है फिस्कल पॉलिसी का। फिस्कल पॉलिसी मतलब सरकार क्या अपना रोल प्ले करना चाह रही है। तो इसके लिए देखो MSME सेक्टर हो या इनफॉर्मल सेक्टर हो या जॉब क्रिएशन की बात करो, हर तरफ से हम कहीं ना कहीं स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, और उसको सपोर्ट देने के लिए फिस्कल स्टिमुलस दैट मीन्स सरकार अपनी तरफ से आगे बढ़ करके कुछ काम करे वो ज़रूरी होता है, और उसी चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसे में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो अभी बातें की गई हैं इनमें आज की जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो पेंडेमिक है, इन्फ्लेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी वो है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके फिर बाद में सरकार की तरफ से ये बजट पेश किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि कोई भी टैक्स रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, कारण कि सरकार को पैसा खर्च करना है तो पैसा खर्च करने के लिए इनकम तो बनाए रखने की ज़रूरत है। बेशक टैक्स राइज भी नहीं किया, तो इसी चीज़ को लेकर के कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस बजट में कुछ अच्छा भी नहीं है तो कुछ बुरा भी नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट यहाँ पर राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा फोकस किया गया है, लगभग 26%। अब आप देखोगे कहीं 26 कहीं 27% बताया जा रहा है। तो जितना बजटरी एलोकेशन 2021 के फाइनेंशियल ईयर में किया गया था 2021 है ना, उसके कंपैरिजन में अभी 26% राइज कर दिया गया है। ठीक है, इस मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को राइज कर दिया गया है।
जिससे नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो चलेगा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगी, गति शक्ति प्रोग्राम को और बूस्ट मिलेगा। तो इससे फ़ायदा क्या है कि एक बार पैसा मार्केट में आएगा तो जॉब भी क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी, एसेट्स भी क्रिएट होंगे, जो कि लॉन्ग टर्म में सरकार को कुछ रिटर्न भी देते रहेंगे। तो दूसरा बोला प्लस पॉइंट ये है। तीसरा जो पॉइंट है वो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है कैपेक्स, उसका फोकस है प्रोडक्टिविटी की तरफ। 5 स्टेट्स में इलेक्शन है, अब हो सकता था कि इन 5 स्टेट्स पे ही ज़्यादा फोकस करती सरकार, पर सोच समझ करके सरकार ने ये जो इलेक्टोरल साइक है इस पर तो ध्यान दिया नहीं कि भाई ये जो 5 स्टेट्स में ज़्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करवा देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहाँ पर करवा देंगे तो वोट अच्छे मिल जाएंगे। सरकार ने फोकस किया एफिशिएंसी पे कि वाकई में हमारी इकोनॉमी को कैसे हम अच्छा ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी की तरफ ले जा सकते हैं, कैसे हम हमारी एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा फिस्कल कंसोलिडेशन पे भी सरकार ने ध्यान दिया है। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब ये हो गया कि सरकार के ऊपर जो कर्जा है, सरकार ने जो उधारी ले रखी है, उस उधारी को कैसे बैलेंस किया जाए, ठीक है, कैसे कम किया जाए। तो उसके लिए जो कदम उठाए जाते हैं उन्हीं को फिस्कल कंसोलिडेशन के कदम या स्टेप्स बोले जाते हैं। अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो वैसे भी 4.5% तक का टारगेट लिया हुआ है पहले से 2024-25 तक, ठीक है ना। कारण क्या है कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर पेंडेमिक आउटब्रेक होने के बाद में सरकार को पैसा बहुत खर्च करना पड़ रहा है। तो सरकार के पास में रिसोर्सेज कम है इनकम के और खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है, तो उधारी लेना पड़ेगा। तो इस केस में फिस्कल डेफिसिट जो है वो 4.5% का पहले ही सेट कर रखा है सरकार ने कि 2024-25 तक हम इतना रखेंगे। वो बात ठीक है कि जो FRBM एक्ट है उसके तहत 3% का सरकार के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि फिस्कल डेफिसिट है 3% के अंदर रहे और रेवेन्यू डेफिसिट है वो लगभग 0% के लगभग लाया जाएगा। तो ऐसे में फिर आप देखो कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो 4.5% तक लाने का है। पर ये अच्छा, और दूसरा फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि 4% तक हमें फिस्कल डेफिसिट को लेकर के आना है। तो ये कुछ हमारे पास में स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं जिनको अचीव करना था गवर्नमेंट को। पर वही बात है कि सरकार कहाँ जाए। सरकार को अगर खर्चा करना है तो उधार तो लेना पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन इतना, बेशक बायंसी देखी गई है, इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू कलेक्शन में, टैक्स कलेक्शन अच्छा हुआ है, जीएसटी कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ तक हो गया है अब, ठीक है, जनवरी में 2022 में। तो सरकार को फिर भी खर्च करने के लिए उधार लेना पड़ता है। तो फिस्कल डेफिसिट अगर 6.9% अभी चल रहा है और सरकार ने ये कहा है कि हम 0.5% तक और रिड्यूस कर देंगे इस फिस्कल ईयर में, और हमारा टारगेट है कि टोटल फिस्कल डेफिसिट 2022-23 वाला जो फिस्कल ईयर चल रहा है इसके एंड में लगभग 6.4% तक लेकर के आ जाएंगे। तो बोले इसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि आज की इकोनॉमी की परिस्थिति भी हमें एक बार समझनी होगी। इसके अलावा फिर जीएसटी कलेक्शन आपको बता ही दिया मैंने कि जिस तरीके से अभी देखा जाए तो जीएसटी कलेक्शन अच्छा खासा हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो अभी लगभग 10.7% चल रहा है। मतलब हमारी इकोनॉमी की जितनी जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 10.7% तक का आप कैलकुलेशन करो तो इतना टैक्स के तौर पे गवर्नमेंट के हाथों में पैसा आ रहा है। अब देखो मुद्दा ये है कि जीएसटी काउंसिल की जो अपकमिंग मीटिंग हो ना, उसमें सोच समझ करके डिसीजन लिए जाएं। उसमें जो डिसीजन हो वो कुछ ऐसे हो, एक तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को करेक्ट और अच्छे से किया जाए। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं इंडिया में, उनके लिए जो रॉ मटेरियल हम बाहर से खरीदते हैं, है ना, उन पर तो हम टैरिफ ज़्यादा लगा रहे हैं, मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा रहे हैं। जबकि जो प्रोडक्ट बाहर से हम फिनिश्ड खरीद रहे हैं उनके ऊपर हम जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो कम लगा रहे हैं। तो ऐसे में आपने क्या कर दिया, इंडियन प्रोड्यूसर्स के लिए डिस्करेजमेंट किया कि नहीं, कि रॉ मटेरियल तो महंगा मंगा रहे हो और फिनिश्ड प्रोडक्ट है जो कि किसी दूसरे देश ने मैन्युफैक्चर किया, फॉर एग्जांपल चाइना, उसको आप सस्ते में मंगा रहे हो। तो ऐसे में तो इंडियन प्रोड्यूसर कैसे फ़ायदे में जाएगा, फिर इंडियन प्रोड्यूसर कैसे बेचेगा। तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी हो जाती है अगर इस तरीके का प्रोविज़न होता है। तो उसको उल्टा करो, रॉ मटेरियल को सस्ता बनाओ, जिससे कि हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो प्रोड्यूस कर सके, एक्सपोर्ट को और राइज कर सकें, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो इंटरनेशनल रेकनिंग, दैट मीन्स आज अगर देखें तो टोटल जो इंटरनेशनल ग्लोबल जो ट्रेड है या ग्लोबल जिसकी हम बात करें, ट्रेड की बात करें, वो डिक्लाइन हो रहा है लगातार। कारण क्या है कि कुछ तो पेंडेमिक है, दूसरा इंटरनेशनल जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं अलग अलग एरियाज़ में वो हो जाते हैं,
तीसरा, अलग अलग कंट्रीज अपनी प्रोटेक्शनिज्म की आइडियोलॉजी पे काम करने शुरू कर चुके हैं, जिसके बारे में हमने सी राजा मोहन जी का एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो इन सिचुएशन की वजह से अनसर्टेनिटी बहुत है। ठीक है, इसके आगे अगर देखें तो बजट ने ये चीज़ भी अच्छे से समझी है कि हमारी फिस्कल पॉलिसी इस तरीके से होनी चाहिए जिसमें FRBM एक्ट में जो रिकमेंडेशंस दी हुई है उनका वायलेशन भी ना हो, और साथ में हमारी जो टारगेट है इकोनॉमी को बूस्ट करने की वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हम ना करें। ठीक है, 2021 के अक्टूबर महीने में IMF ने फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की थी। ठीक है, उसमें ये कहा गया था कि जो गवर्नमेंट्स हैं उनको फोकस करना चाहिए साइक्लिकल एडजस्टेड फिस्कल बैलेंस पे। दैट मीन्स इस तरीके की एक्टिविटीज़ पे सरकार को फोकस करना चाहिए जो कि अपने आप से खुद से एडजस्ट कर ले और इकोनॉमी भी ग्रो कर जाए और साथ साथ में महंगाई है वो भी रिड्यूस हो जाए और सरकार पे जो बर्डन है वो भी कम हो जाए। जैसे कि अभी देखा जाए तो जनरल गवर्नमेंट पे कितना खर्चा है, डेट कितना है, GDP का लगभग 90% तक कर्जा चल रहा है, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बोले इस डेट को रिड्यूस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो क्या है, सरकार के पास में रेवेन्यू तो आ रहा है, जैसे हमने ऊपर देखा GST है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, वो अच्छा खासा हुआ है, पर अगर कर्जा ज़्यादा है तो कर्जे पे तो इंटरेस्ट रेट या ब्याज भी देना पड़ेगा। अब अगर ब्याज देना पड़ रहा है तो वो कमाई ऐसे की ऐसे ब्याज में चली गई, तो ऐसे में इफेक्टिव जो है इनकम वो सरकार की इतनी अच्छी है नहीं। तो इस केस में हमें थोड़ा सा और अच्छे से पॉजिटिवली कदम उठाने की ज़रूरत है। फिर आगे राइटर बताना चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ा सा नाराज़गी का सामना करना पड़ा है, कारण कि फार्म रिफॉर्म्स से कोई रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट इस बजट में नहीं किए गए। देखो, अगर हम मार्केट ओरिएंटेड अगर काम करते हैं, वैसे तो देखो इस सरकार की जो अभी कदमों की बात करें तो 3 फार्म लॉज जो लाए गए थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। प्रॉब्लम जो रही थी वो रही थी कि ऑपोजिशन पार्टीज़ को एंगेज नहीं किया और जो फार्मर्स के जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके साथ में प्रॉपर एंगेज करने में कमियां रही। कुछ एक्सपर्ट्स का ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है ना। तो इस केस में वो फार्म लॉज 3 फार्म लॉज लाए गए थे, उनको फिर बाद में रिपील ही करना पड़ा। जैसे ही अभी विंटर सेशन शुरू हुआ उसके शुरुआती पहले या दूसरे दिन में रिपील करना पड़ गया था वो लॉज को। ठीक है, तो वैसे तो सरकार ने अभी लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी को राइज करने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे भी फोकस किया है, पर जो और जो सेगमेंट्स हैं जिसमें मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में, जिसमें कि अच्छी प्राइस मिल सके फार्मर को उनके प्रोड्यूस के लिए, उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। लैंड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन पे अगर देखें तो उस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। फिर एजुकेशन सेगमेंट की बात करें तो डिजिटल डिवाइड जो है, जिन लोगों के पास में इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इनकी एक्सेसिबिलिटी है, जिनके पास में नहीं है, ये गैप बहुत ज़्यादा है इंडिया में। ठीक है, तो इसको ब्रिज करने की ज़रूरत है। ब्रिज का मतलब ये जो गैप है इनको ख़त्म करो। और वैसे तो सरकार ने फोकस किया है अभी बजट में कि लगभग 200 टीवी स्टेशंस क्रिएट किए जाएंगे, जिससे कि जो डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पे फोकस किया जाए। तो ये एजुकेशन में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, क्योंकि आपको पता है कि जब से पेंडेमिक ने अपना हैवॉक फैलाया है तब से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो चुकी है। इसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी पे भी फोकस किया जा रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन पे ध्यान दिया जा रहा है। साथ में अर्बन प्लानिंग के लिए कि भाई 100 साल जब हमारे इंडिपेंडेंस को हो जाएंगे तब हमारे देश की लगभग 50% जनता शहरों में रहेगी, तो उसके लिए एक अच्छा प्लान होना चाहिए। सस्टेनेबल अर्बन एरियाज डेवलप होने चाहिए। वैसे तो सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन, ऐसे कई स्कीम्स ऑलरेडी चला रखी हैं, पर एक जो होना चाहिए काम उन स्कीम्स के अंडर में प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, वो अभी भी अप टू द मार्क नहीं है। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि हमारे यहाँ पर स्कीम्स की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी क्वालिटी वाली नहीं आती है, ठीक है ना। और दूसरा, अभी जो इंटीग्रेटेड अर्बन प्लानिंग के लिए हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, है ना, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। गति शक्ति प्रोग्राम, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो फंसे पड़े हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करो या थ्रू आउट इंडिया अलग अलग स्टेट्स में बात करो, उनको भी इंक्रीज करने की बात की गई है। साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को और बूस्ट मिले। और ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है इसमें स्टेट हाईवेज पे, मतलब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गई, वहाँ पर क्या है, गाँवों को प्रॉपर लिंकेज मिल जाए शहरों के साथ में।
15 फाइनेंस कमीशन ने भी अपनी तरफ से बात की थी कि भाई कैसे भी करके इकोनॉमी को अगर बूस्ट करना है तो अगर स्टेट्स को हम थोड़ा सा फिस्कल डेफिसिट और राइज करने का अप्रूवल दे दे, दैट मीन्स स्टेट्स जो हैं वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर उधार लेना चाहते हैं और उनको थोड़ा उधारी के लिए व्यवस्था और कर दी जाए, तो स्टेट्स पे क्या है, सैनिटेशन, वाटर, इसके अलावा एजुकेशन, ये कई इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो क्योंकि स्टेट्स को खुद से फुलफिल करनी होती है। तो इस केस में 0.5% तक और ज़्यादा वो उधार ले सकते हैं अगर पावर सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं स्टेट्स पे। तो बोरोइंग एक्सेप्टेंस फाइनेंस कमीशन ने कितनी दी थी, 4% तक की। इसका मतलब कि स्टेट की जो जीएसडीपी है उसका 4% तक वो उधार ले सकते हैं। फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंड किया। वो बात अलग है कि सरकार के द्वारा कितना दिया गया अप्रूवल, 3% तक का तो वैसे नॉर्मल कंडीशंस में कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपनी जितनी जीडीपी है उस पर्टिकुलर स्टेट की उसका 3% तक वो उधार ले सकते हैं, ठीक है। और फिर उसको बढ़ा करके 3.5%, 3% कर दिया। फिर उसके बाद में 5.5% का इंक्रीमेंट और दे दिया, ये कह के कि जो भी स्टेट है पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स लेकर के आ रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसको और ज़्यादा बोरोइंग लेने के लिए स्कोप दे दिया गया सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो ऐसे में आने वाले समय में क्या क्या हमारे सामने रास्ते रहने वाले हैं उन पर अगर नज़र डालें तो हेल्थ सेगमेंट है वो अभी भी मोर और लेस वैसा का वैसा मेंटेन्ड है। जीडीपी का 1.5% से भी कम अलोकेशन हेल्थ को दिया जा रहा है, जो कि आने वाले टाइम पर सही होना चाहिए, ये हम आशा करते हैं। दूसरा, भारत नेट स्कीम। देखो, हमारे गाँव में डिजिटल कनेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने के लिए भारत नेट प्रोग्राम चल रहा है। ये बहुत ही कम स्पीड से इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब तो चलो प्राइवेट सेक्टर को का भी रोल यहाँ पर इंश्योर हो रहा है, जिससे कि पीपीपी मॉडल पे ये भारत नेट प्रोग्राम अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए, इस पर ध्यान दिया जाए। COP26 में जो हमारे कमिटमेंट्स थे, पंचामृत 5 जो पॉइंट्स थे, ग्लासगो में अभी जो मीटिंग हुई थी, वो 5 पॉइंट और क्लाइमेट से रिलेटेड जो मुद्दा है उसको रिवाइज कर लेना आज, ठीक है। तो पंचामृत जो बात हमने कही उनको हमें रिवाइज करना है, रिमाइंड करना है। साथ में हमारा अटेंशन होना चाहिए कोल या फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो इकोनॉमी है उससे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। पर एक ध्यान रखना जरूरी है कि डिसरप्शन नहीं आना चाहिए। जैसे वेस्टर्न इकोनॉमीज में अभी क्राइसिस चल रहा है कि उन्होंने बिना सोचे समझे कोल और पेट्रोलियम से स्विच कर लिया, किस पे, रिन्यूएबल एनर्जी। और फिर रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई इंश्योर प्रॉपर नहीं हो पाई तो मजबूरन उनको नेचुरल गैस की तरफ जाना पड़ा और इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर 4th पॉइंट है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अब हमें जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार एक लिमिट तक ही अपना पार्ट प्ले कर सकती है। फिर इसके अलावा 5वां पॉइंट, एक प्रॉपर फिस्कल इंस्टीट्यूशंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, जिससे क्या हो कि सोचे समझे हुए क्वालिटी एक्शन लिए जा सकें। 5वां यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़, आपको पता है किस तरीके से लड़ाइयाँ चल रही हैं, गल्फ कंट्रीज़ में टेंशन चल रही है, तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। पेंडेमिक का चैलेंज अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ग्लोबल रिकवरी में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक अपना हमारे सामने चैलेंज रहेगा। तो देखो, बात ऐसी है कि अमृतकाल बजट के लिए बोल के और फिर बाद में बजट का स्पीच शुरू हुआ था, तो हम बेशक ये कंसिडर कर सकते हैं कि अमृतकाल बजट ही था, अगर आज की परिस्थिति के हिसाब से हम इस बजट को कंसिडर करें तो। आगे चलते हैं। फिर ये आइडिया पेज पे 2 आर्टिकल्स हैं। एक तो है कि भाई फार्मर्स के लिए इतना कुछ अच्छा नहीं किया गया है इस बजट में, तो इस आर्टिकल को आप एक बार खुद से पढ़ोगे, ठीक है। और दूसरा ये जो आर्टिकल है जिसमें अ बजट दैट लुक्स अवे, इसमें बोला जा रहा है कि पुअर्स पर इतना ध्यान नहीं दिया गया है, तो इस आर्टिकल को भी आप खुद से करोगे, ठीक है। इसमें केवल नेगेटिव पॉइंट्स हैं और ये नेगेटिव पॉइंट्स से संबंधित हमने पहले भी डिस्कशन कर लिया है, और NK सिंह जी का जो आर्टिकल था उसमें भी इनसे रिलेटेड पॉइंट्स कुछ आ चुके हैं। तो ये 2 आर्टिकल्स आप खुद करोगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।